आप सभी को नमस्कार। अपनी 2020 सीरीज के तहत आज मैं नई कड़ी या अगली कड़ी के साथ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके साथ हाजिर हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि आपकी ये 20 मिनट आपके समय में या आपकी तैयारी में और महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे होंगे। बेशक अब ये आप पे हैं कि आप किसी चीज़ को किस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो। तो बिल्कुल समय जाया ना करते हुए आज मैंने थोड़ा सा मिक्सिंग राष्ट्रपति वगैरह वाला क्वेश्चंस मिक्सिंग करके लिए है, ताकि आपको भी ऐसा थोड़ा बोरिंगनेस अनुभव ना हो कि सर एक ही एक टॉपिक आ रहा है और एक ही एक आंसर आ रहा है। उस हिसाब से मैंने ये लिए हैं। तो आप तैयारी अच्छे करते रहना। उसके बीच में जब सो तब कानों में ईयरफोन डाल के, या जब दोपहर में कभी बैठे हो खाना खा रहे हो तब ये चीज़ सुना करो या देखा करो, मतलब ठीक है ना। तो अब देखिए आप लोग, पहला सवाल है कि राष्ट्रपति को पदच्युत करने की कार्रवाई कौन सा सदन शुरू कर सकता है। ये RS 2010 की प्री में आया था कि राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, मतलब कौन सा सदन हटा सकता है संसद का। तो ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में से कोई भी सदन पहले कार्रवाई कर सकता है। बस शर्त इतनी सी है कि इसकी सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देनी होती है। तो ध्यान रखना, लोकसभा, ये LS लिख रहा हूं मैं और ये RS लिख रहा हूं, इनमें से कोई भी सदन कार्रवाई को शुरू कर सकता है, ठीक है ना। कोई भी सदन, कोई भी, शर्त सिर्फ इतनी सी है कि 14 दिन पहले इसकी सूचना राष्ट्रपति को देना अनिवार्य होता है, ठीक है। अब देखो जो महाभियोग लगता है ना, उस प्रक्रिया की बात हो रही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो पहली बात तो राज्यसभा में, और दूसरी चीज मनोनीत, ठीक है ना। अब ये एग्जाम वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड 2010 में भी आया, और जो RTET 2011 वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। मतलब एक ही सवाल दोनों में और सेम तरीके से पूछा गया है। कहने का मतलब सवाल अच्छा है, भले आपको इजी लग रहा हो क्योंकि आपकी तैयारी हाई है, इसीलिए, मतलब ठीक है ना। तो अब देखो, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये ध्यान रखना मतलब। और ये 12 सदस्य 4 क्षेत्र से होते हैं, तो वो 4 भी आपको ध्यान ही होगा। एक तो विज्ञान, ठीक है ना। दूसरा कौन सा आप याद करो, कला। तीसरा कौन सा है भाई, याद रखो, साहित्य, ठीक है ना भाई। और कौन सा है भाई बताओ, समाज सेवा। तो ये ध्यान रखना, 4 फील्ड अगर इनमें से कोई बढ़िया अग्रणी कार्य कर रहा हो तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर इनको मनोनीत कर सकता है। तो ये भी ध्यान रखना, नियुक्त नहीं मनोनीत कर सकता है। और वो कितनी संख्या राज्यसभा में, कुल 12। आगे हम और बताएंगे, तो ये चीज अभी ध्यान रखना। लेकिन एक कुल क्षेत्र जो है कभी पूछ लेता है कि कितने क्षेत्रों के होने चाहिए, तो क्या कहता है कि मतलब ये 4 होने चाहिए। जैसे सचिन तेंदुलकर को मतलब बनाया गया था पिछली बार में, तो वो कला मतलब खेल को कला के रूप में लिया गया था, ध्यान रखना। उस टाइम विवाद भी हुआ था। अब देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। वरिष्ठ अध्यापक 2010 की भर्ती में आया था, तो ये ध्यान रखना, लोकसभा साथ ही साथ राज्यसभा और जितने भी राज्य हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यह ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य। विधानमंडल इसलिए नहीं बोला कि पूरे भारत में सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य इनमें भाग लेते हैं। किसी में भंग हो तब भी ध्यान रखना राष्ट्रपति चुनाव होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी में विधानसभा भंग है तो राष्ट्रपति की डेट डिक्लेयर हो गई है और उसके बाद भंग हुई है या पहले हुई है तो वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव टल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ध्यान रखना मतलब। और देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना, पंचायती राज में जब भी कोई चुनाव होता है, तो जैसे सरपंच एक्सपायर होने पर, तो वो जो शेष बची हुई है अवधि 5 साल की, उसमें से जितना समय बचा है उसके लिए होता है,
और 6 महीने के अंदर अंदर होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव जब भी होता है वो भी 6 महीने के अंदर अंदर होता है, चाहे भले वो इस्तीफा दे, उसको महाभियोग द्वारा हटाया जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, पर वो वापस पूर्ण अवधि के लिए होता है। कहने का मतलब अगर कोई राष्ट्रपति 2 साल कार्य करने के बाद मर जाता है तो नया जो बनेगा वो पुनः 3 साल के लिए नहीं, पूरे 5 साल के लिए बनेगा। लेकिन अगर कोई सरपंच है जो इलेक्ट होने के बाद 2 साल बाद मर जाता है तो जो नया सरपंच बनेगा उपचुनाव में वो सिर्फ 3 साल के लिए बनेगा, ना कि अगले 5 साल के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, मतलब ठीक है ना। तो एक ये निर्वाचक मंडल भी काम में याद रखना। अब देखो राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल के तहत होता है। ये वरिष्ठ अध्यापक 2008 वाली भर्ती में भी आया और वरिष्ठ अध्यापक 10 वाली भर्ती में भी आया। तो ध्यान रखना ये आर्टिकल 54, तो ये ध्यान रखना आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मतलब सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो ये भी 2 बार इसीलिए मैंने लिया है कि वरिष्ठ अध्यापक 10 में भी आया था और आर्टेड 2011 में भी आया था। तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है भाई, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, है ना। तो ये ध्यान रखना प्रेसिडेंट होता है। तो ये भी सवाल काम का है। भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था, मतलब तो ये सवाल बड़ा काम का है, मतलब कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था। तो ध्यान रखना ये एम हिदयतुल्ला थे, मतलब एम हिदयतुल्ला ये वरिष्ठ न्याय मतलब अपने सीजीआई थे उस समय। तो उस समय ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ये आरएस 2009 की प्री में पूछा गया था। राष्ट्रपति बनने तो न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ये वैसे मैंने कल बता दिया है। तो ध्यान रखना राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है भाई, 35 वर्ष। अधिकतम कितनी होती है सर, तो अधिकतम कोई प्रतिबंध नहीं है, कितनी भी हो सकती है। ये राजस्थान पुलिस 07 2007 वाले में भी आया था। और जो अपनी क्या कहते हैं आरपीसी के व्याख्याता का एग्जाम होता है राजनीति विज्ञान वाले 2010 वाले 11 वाले में, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। ध्यान रखना मतलब राष्ट्रपति अपने भारत में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर संविधान मौन है, मतलब कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ध्यान रखना मतलब राष्ट्रपति पद का चुनाव कराता है एसएससी जो होती है एग्जाम, है ना, एसएससी के द्वारा 2003 वाले एग्जाम आया था कि इसका कौन करवाता है इलेक्शन, मतलब तो ध्यान रखना राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन आयोग करवाता है, ना कि लोकसभा का वो महासचिव वगैरह या कोई और कुछ नहीं, निर्वाचन आयोग कराता है। और ध्यान रखना अगर इस चुनाव से संबंधित कोई भी गड़बड़ी है तो संबंधित प्रतिनिधि या जो कैंडिडेट है वो ही सुप्रीम कोर्ट में ही रिट दायर करते हैं और कहीं नहीं कर सकते हैं, मतलब हाई कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते हैं। और जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो ही रिट दायर कर सकते हैं विवाद होने पर, और कोई अन्य व्यक्ति जो चुनाव नहीं लड़ा वो उस पर रिट नहीं लगा सकता और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता है। ये भी ध्यान रखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भाई, तो ये तो सबको ही पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन सवाल वरिष्ठ अध्यापक 2011 में आया था कि किस राज्य से थे, मतलब ठीक है ना। तो राज्य आपको ध्यान ही थे, मतलब है ना, बिहार। कौन सा था भाई, बिहार, जहाँ के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है भाई, नीतीश कुमार, ठीक है ना। तो ये ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो कभी कभी एक बार जब आप रिवीजन करो तब ऐसे भी देख लेना कि कौन सा राष्ट्रपति कौन से एरिया, कौन से क्षेत्र या कौन से स्टेट से आया हुआ है, ठीक है ना। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपता है। ये एलआईसी के जो 10 का एग्जाम और एलडीसी का भी एग्जाम हुआ था, दोनों में पूछा गया था अपना इस्तीफा किसे देता है, राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सबसे पहले सूचना जो ये इंफॉर्मेशन है वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ध्यान रखना एलएस स्पीकर को देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो ये एक चीज आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। अब देखो जो ये है 11वां सवाल कि राष्ट्रपति अध्यादेश, तो कल मैंने राज्यपाल का बताया था कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है कौन से आर्टिकल के तहत, तो एक ट्रिक भी बताई थी, या कौन से अनुच्छेद के तहत। तो राष्ट्रपति सेकंड नंबर पे, राज्यपाल सेकंड नंबर पे होता है, तो वो 213 के तहत था। और राष्ट्रपति पहले नंबर पे होता है, तो 123। तो आर्टिकल जो है वो तो कौन सा है भाई, 123, ठीक है ना। अब देखो कौन से सूची पर, मतलब 3 प्रकार की सूचियां अपने संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ध्यान रखना राष्ट्रपति एक तो संघ सूची पर भी अध्यादेश, मतलब संघ सूची के विषयों पर या कानूनों पर भी, प्लस समवर्ती सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल सिर्फ राज्य सूची पर ही कर सकता है, ये ध्यान रखना है ना।
और क्या कहते हैं कि मतलब सॉरी, राज्यपाल भी राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कर सकता है, और राष्ट्रपति संघ और समवर्ती पर कर सकता है, राज्य सूची पर नहीं कर सकता है, और राज्यपाल संघ सूची पर नहीं कर सकता है। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। ये जेपीएससी झारखंड पीएससी के 2008 वाले एग्जाम में ये सवाल आया था, ठीक है ना। तो ये 3 है, मतलब 1 2 3, आर्टिकल 1 2 3। और कौन सी 2 सूचियां हैं, तो संघ और समवर्ती सूची। अब देखो लोकसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये आईएएस प्री 96 के द्वारा पूछा गया था। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन करता है, और ये एंग्लो इंडियन होना चाहिए, और ये तब करता है जब इनका प्रतिनिधित्व वहां पे नहीं हो तो, ठीक है ना। अगर हो, जीत के आ गए हो तो फिर नहीं करते हैं, मतलब ठीक है ना, 2 का। तो अब देखो एक सवाल आता है, मतलब यहाँ पे मैंने लिख लिया वैसे 12, मतलब ठीक है ना। तो वह एंग्लो इंडियन। तो देखो ध्यान रखना, कभी सवाल आ जाए कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है, तो वो लिखना 12। लोकसभा में पूछ ले कितने हैं, तो वो याद रखना 2। और अगर संसद का पूछ ले या पार्लियामेंट का पूछ ले कि कितने सदस्यों का मनोनयन करता है कुल, तो कुल हो जाएगा 14। तब सवाल एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि राज्यसभा के ये, लोकसभा के ये, और इस तरह के ये। तो मतलब राज्यसभा का सभापति कौन होता है भाई, ठीक है ना। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। किस तरह, आप तो राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे, बिल्कुल वही पढ़ा रहे थे भाई, ठीक है ना। तो इसमें काम के थोड़े से तेल लगे अभी मेरे को। तो उपराष्ट्रपति होता है मतलब, और उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति होने के नाते ही मिलता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है, या फिर जब वो राष्ट्रपति के रूप में, मतलब जब राष्ट्रपति कहीं बाहर हो और वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तभी उसको वेतन मिलता है। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा, मतलब क्या कहते हैं भाई, कि पद है जिसमें, या कौन से सदन का अध्यक्ष है जिसका स्वयं का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो ये राज्यसभा है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उसका खुद सदन का सदस्य नहीं होता है, पर उस सदन का सभापति होता है। तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया। आरटीआर 2011 में और वरिष्ठ अध्यापक 2011 वाली दोनों भर्तियों में पूछा गया है। सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे थे, तो ध्यान रखना वीवी गिरी, है ना। वीवी गिरी कम समय तक, ये ध्यान रखना, मतलब वीवी गिरी। बीएड 2007 में पूछा गया था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये तो आपको ध्यान ही है, क्योंकि आप खुद शिक्षक बनने वाले हो, और उनकी स्मृति में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है 5 सितंबर को, है ना। और वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जब हम पढ़ेंगे तब आपको और बताएंगे। और दुनिया का सबसे गरिमामय पद और सबसे शानदार वाला, सबसे ईमानदारी वाला, सबसे देश निर्माण वाला पद जिसको आप धारण करने जा रहे हो, वो इंसान एक शिक्षक होते हुए, प्रोफेसर होते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक पहुंचा था, मतलब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तक। तो उसका नाम तो आप कैसे भूल सकते हो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ध्यान रखना भाई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे थे, ये भी ध्यान रखना लगातार। इसके अलावा हामिद अंसारी भी रहे थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये RRB 06 में पूछा गया था। मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री नियुक्ति होती है, न कि मनोनीत होता है। प्रधानमंत्री एज MP के रूप में निर्वाचित होता है, पर राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। वरिष्ठ अध्यापक 2010 में, तो नियुक्ति कौन करता है भाई, ये राष्ट्रपति करता है। ये ध्यान रखना, मतलब ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना आप लोग। अब देखो सर्वप्रथम गठबंधन सरकार के PM कौन बने थे, मतलब भारत में सबसे पहले तो आपको ध्यान ही है कांग्रेस काल था, मतलब कांग्रेस काल था, उसमें कांग्रेस की सरकार चुनी गई थी। सबसे लंबे राष्ट्रपति का भी अभी आएगा, कितना कर रहा भाई, कौन रहा, मतलब। तो पहली बार जनता दल के नेतृत्व में जो गठबंधन सरकार आई थी, तो उसके प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो वो थे मोरारजी देसाई भाई। तो ये ध्यान रखना, मतलब कभी इनका सवाल पूछा जा सकता है, या पूछा गया वैसे PTI 2012 वाले एग्जाम में, वो थे मोरारजी देसाई, मतलब ठीक है ना, जो गठबंधन सरकार के, पहली गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। भारत के सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो एक ही थे, मतलब नेहरू, मतलब ठीक है ना। अब मोदी जी बन जाए तो बात अलग है, मतलब। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर JL नेहरू, मतलब 17 वर्ष के करीबन रहे थे, ध्यान रखना भी, ठीक है ना। ये SI 96 में भी आया था,
यही सवाल ऐसा ही 11 में भी आया था और पटवार 11 में भी आया था। एक ही सवाल 3 एग्जाम में पूछा गया था। तब मैंने कहा था ना, जिनको आप आसान समझ के छोड़ देते हो दरअसल वही आपकी ज़िंदगी मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि आपके ये कोई आता है क्या, ये कोई आता है क्या, और यही सवाल आ जाते हैं और आप भारी भारी बड़े बड़े पोथियाँ पढ़ने पे पड़े हो। मतलब आपके TMH या लक्ष्मीकांत पूरी है पर आपकी बेसिक चीज़ें अधूरी है। मतलब तो आप सब चीज़ें पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और घर पे बिल्कुल इस बार नौकरी लेके ही जाना। मतलब लोकसभा का नेता होता है तो सामान्य रूप से ध्यान रखना प्रधानमंत्री, राजस्थान पुलिस 2000 वाले एग्जाम आया था, ठीक है ना, प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री खुद ही अगर राज्यसभा से आया हुआ हो, ठीक है ना, तो फिर वो किसी न किसी और अन्य नेता को या मतलब अपने पार्टी के ही सदस्य को वह नेता नियुक्त करता है लोकसभा में, ठीक है ना। बाकी सामान्य रूप से प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे, मतलब कि भाई भारत के जो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, देखो ये RS 10 में भी पूछा गया, ऐसे ही 11 में भी पूछा गया, SSC 9 में भी पूछा गया है। तो ये श्री गुलजारी लाल नंदा थे, मतलब ठीक है ना। तो ये गुलजारी लाल नंदा, मतलब तो इस तरह से आज की 2020 सीरीज का आखिरी सवाल भी पूरा हुआ। मतलब ध्यान रखना, आप अपनी तैयारी कंटिन्यूस रखना। मैं दिनों दिन जैसे जैसे वक्त थोड़ा अभी कुछ परेशानियों की वजह से या स्कूल के कुछ कार्य की वजह से कम मिल पा रहा है, लेकिन जैसे जैसे मुझे समय ज़्यादा मिलेगा मैं आपके लिए और भी ज़्यादा क्वालिटी वाला मटेरियल, अभी थोड़ा सा वो रिट का कोर्स जल्दी से कराना है और YouTube के सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, इसीलिए कुछ मैं ज़्यादा कर रहा हूँ और कम समय में कर पा रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, जब हमारी कुछ सहूलियतें हो जाएगी, तो आपके लिए द बेस्ट मटेरियल मैं लेकर आऊँगा सभी एग्ज़ाम के लिए और यहाँ तक कि RS मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी। तो मुझे सुनते रहिए, लाइक करते रहिए, मेरे साथ ऐसे जोश के साथ पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप को ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा सरकारी नौकर बनने का देते रहिए। कभी कभी उनसे शाम को मिला करो, उनके पास बैठा करो, पास में नहीं हो तो फ़ोन करके कहा करो कि आपका बेटा या आपकी बिटिया जल्दी ही सरकारी नौकरी बनकर आने वाली है और 1 तारीख की सैलरी माँ या बाबूजी तुम्हारे हाथ में देने का मेरा सपना अतिशीघ्र पूरा होने वाला है। तो इस जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए। मेरी दुआएं और शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।